एक छोटे से गांव रामपुर में नदी के किनारे बने एक कच्चे से घर में सीता अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था और अब वही अपनी बेटी का एकमात्र सहारा थी। अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए सीता हर दिन गांव के एक बड़े जमींदार के घर काम करने जाती थी। उस जमींदार का ज्यादातर समय बाहर ही बीतता था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी जमींदारिन के हाथ में थी, जिसका स्वभाव बेहद कठोर और घमंडी था। सीता, अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। जा, जल्दी से बर्तन साफ कर, फिर खाना भी बनाना है। हाथ तेज चला, यहाँ काम करने आई है, आराम करने नहीं। जी मालकिन, मैं अभी जाकर कर देती हूँ। सीता पूरे दिन बिना रुके काम करती रही। झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, खाना बनाया और वो खाना बनाते हुए हर पल बस यही सोच रही थी कि शायद इस स्वादिष्ट खाने में से थोड़ा सा उसकी गुड़िया के लिए भी मिल जाए। शाम ढल रही थी, सूरज धीरे धीरे छिप रहा था और पूरे दिन की थकी हारी वो बेचारी विधवा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जमींदारिन के पास पहुंची। मालकिन, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ले, इसमें 4 सूखी रोटियां और 1 प्याज है। तू और तेरी बेटी खा लेना, तुम लोगों के लिए इतना ही काफी है। सीता चुपचाप वो खाना उठा लेती है। वो ना कोई जवाब देती, ना कोई शिकायत करती है। ऐसे ही एक विधवा मां की दिन भर की मेहनत की कीमत बस 4 सूखी रोटियों से लगा दी जाती है। लेकिन सीता उसे ही काफी मान लेती थी, क्योंकि उसे अपनी गुड़िया बेटी का पेट भरना था। जैसे ही सीता घर पहुंचती है, उसकी नन्ही गुड़िया दरवाजे पर इंतजार करती मिलती है। उसे देखते ही वो दौड़कर सीता के पास आ जाती है। माँ, आ गई तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना जल्दी से खाना खा लेते हैं। माँ बेटी दोनों अंदर आते हैं। सीता चुपचाप जमीन पर बैठ जाती है। धीरे धीरे वह अपनी पोटली खोलती है। माँ, आज भी रोटी प्याज? कोई बात नहीं, मुझे तो ये भी अच्छा लगता है। हाँ बेटी, आज भी यही मिला है, चल तू खा ले। एक विधवा माँ जो दिन भर दूसरों के लिए खाना बनाती है, पर अपनी बेटी को बस सूखी रोटियां ही खिला पाती है। उसे थकान नहीं, अपने हालात ज्यादा दर्द देते थे। वही सूखी रोटी और प्याज खाकर सीता की नन्ही गुड़िया उसकी गोद में ही सो जाती है। सीता प्यार से उसे पुराने बिस्तर पर सुला देती है। घर में हल्की खामोशी छा जाती है। आप मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? देखिए ना, आपकी नन्ही सी गुड़िया आज इतनी समझदार हो गई है कि सूखी रोटी और प्याज को भी अच्छा खाना बोलती है, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे दिल को ठेस ना पहुंचे। उस रात एक माँ अपनी किस्मत के आगे चुपचाप रोती रही और भूखे पेट भी चैन से सो गई। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत गए। हर दिन वही मेहनत, वही ताने और वही सूखी रोटियां। एक दिन सीता ने पूरे दिन का काम खत्म किया और जब शाम को घर जाने का समय हुआ तो वो धीरे से अपनी मालकिन के पास गई। मालकिन, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जमींदारिन अंदर जाती है और आज रोज से थोड़ी बड़ी पोटली लाकर उसके हाथ में पकड़ा देती है। ले ले, जा, इसमें आज और कल दोनों दिन का खाना है। और सुन, तू कल काम पर मत आना, कल तेरी छुट्टी है। लेकिन मालकिन, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ है, तू रोज इतना काम करती है, एक दिन आराम भी कर लिया कर। जा, कल अपनी बेटी के साथ घर पर रहना। जी मालकिन, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सीता वहां से घर के लिए निकल तो जाती है, लेकिन पूरे रास्ते उसके मन में बस यही सवाल घूमता रहता है,
जिस मालकिन ने कभी उसे चैन से बैठने तक नहीं दिया, आज वही अचानक उसे आराम करने के लिए छुट्टी कैसे दे रही थी। उसे कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन असली वजह से वो अब भी अनजान थी। घर पहुंचकर वो अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाती है। आज रोटियां थोड़ी ज्यादा थीं, इसलिए गुड़िया के चेहरे पर हल्की सी खुशी भी थी। रात गहराती है और माँ बेटी धीरे धीरे सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया नींद से उठकर अपनी माँ को घर पर देखकर हैरानी से पूछती है, माँ, आज तुम काम पर नहीं जाओगी क्या? नहीं बेटी, आज मालकिन ने मुझे आराम करने के लिए छुट्टी दी है। गुड़िया भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सीता के मन में अब भी वही बेचैनी चल रही थी कि आखिर मुझे मालकिन ने छुट्टी क्यों दी। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए सीता अपने घर के बाहर झाड़ू लगाने लगती है। तभी गांव की दो औरतें वहां से गुजर रही होती हैं। दोनों अच्छे कपड़े पहनकर कहीं जाने की तैयारी में थी। सीता को घर पर देखकर वो अचानक रुक जाती है। अरे सीता बहन, आज तुम जमींदार साहब के घर नहीं गई? तुम तो रोज सुबह सुबह काम पे चली जाती हो ना? नहीं, मालकिन ने आज मुझे आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी दी है। अच्छा सीता बहन, जमींदारिन जी ने तुम्हें नहीं बुलाया क्या? किस बात के लिए? कोमल बहन, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे, तुम्हें सच में नहीं पता? आज जमींदार साहब के बेटे की शहर में सरकारी नौकरी लगी है। इसी खुशी में उनके घर बड़ा भंडारा रखा गया है। पूरा गांव बुलाया गया है। जमींदार साहब भी शहर से वापस आए हैं अपने बेटे के साथ। सीता कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है। शायद बड़े लोगों की खुशियों में गरीब लोगों की कोई जगह नहीं होती। सही कहा। वरना घर का सारा काम संभालने वाली को भला कौन इतनी आसानी से भूलता है। ये बातें सीता के दिल में सीधे चुभ जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती, बस चुपचाप खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों औरतें वहां से जमींदार के घर की तरफ चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सीता पूरे दिन उसी सोच में डूबी रहती है। कभी चुपचाप बैठ जाती, तो कभी अपने पति की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मालकिन ने मुझे उस खुशी में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा? इसके बाद भी सीता काफी देर तक इन्हीं बातों में खोई रहती है। धीरे धीरे शाम के 4 बज जाते हैं और उधर जमींदार साहब के घर में पूरी तैयारी हो चुकी थी। पूरा घर रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था। आंगन में बड़े बड़े खाने के स्टॉल लग चुके थे। दूर दूर से बड़े लोग, रिश्तेदार और गांव वाले वहां पहुंचने लगे थे। कहीं मिठाइयां सज रही थी, तो कहीं गर्मा गर्म पकवान बन रहे थे। ढोल नगाड़ों और डीजे की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में पूजा भी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सीता की नन्ही गुड़िया अपने घर के बाहर खड़ी होकर उसी तरफ देखने लगती है। हवा के साथ स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू उसके घर तक पहुंच रही थी। वो तुरंत भागकर अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, मम्मी, देखो ना, आप जहाँ काम करने जाती हो ना, उसी घर से पूजा की आवाज आ रही है और कितने अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू भी आ रही है। चलो ना माँ, हम दोनों भी चलते हैं। आज वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। गुड़िया की चमकती आंखों को देखकर सीता का दिल एक पल के लिए भर आता है, लेकिन अगले ही पल उसे मालकिन की बातें याद आ जाती हैं। नहीं बेटी, हमें वहाँ नहीं बुलाया गया है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। वो उस समय अपनी माँ की बात मान तो लेती है, लेकिन उसकी आंखों में पकवान खाने की चाह अब भी दिख रही थी। सीता की आंखों में अब भी आंसू थे। वो चुपचाप पलंग के सहारे बैठी रहती है
और सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। उधर गुड़िया अपनी माँ को सोता हुआ देखती है। वो कुछ देर चुपचाप बाहर से आती पूजा की आवाजें सुनती रहती है और फिर बिना कुछ ज्यादा सोचे धीरे धीरे जमींदार साहब के घर की तरफ चल पड़ती है। उस नन्ही सी बच्ची को नहीं पता था कि अमीरों की दुनिया में गरीबों की भूख की कोई कीमत नहीं होती। धीरे धीरे गुड़िया जमींदार के घर पहुंच जाती है। घर पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ लोग खाना खा रहे थे, बच्चे मिठाइयां खा रहे थे। गुड़िया मासूम आंखों से उन पकवानों को देखने लगती है। उसने शायद पहली बार इतने सारे अच्छे खाने एक साथ देखे थे। वो धीरे से अंदर जाती है और डरते डरते एक प्लेट उठा लेती है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके कई पकवान रख लेती है। उसके चेहरे पर छोटी सी खुशी आ जाती है। शायद उसके मन में बस यही था, आज माँ को भी अच्छा खाना खिलाऊंगी। गुड़िया प्लेट लेकर जैसे ही वापस मुड़ती है, तभी पूजा में बैठी जमींदारिन की नजर उस पर पड़ जाती है। वो तुरंत गुस्से में पूजा के बीच से ही उठ जाती है और तेज कदमों से गुड़िया के पास पहुंचती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? डरी हुई गुड़िया कुछ बोल भी नहीं पाती और तभी जमींदारिन उसके हाथ से खाने की प्लेट छीन लेती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तेरी माँ को छुट्टी इसलिए दी थी ताकि तुम लोग यहाँ मुंह उठाकर ना आ जाओ। इतना कहकर वो गुड़िया को जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर एक के बाद एक कई थप्पड़। वहां खड़े लोग बस देखते रहते हैं, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं। मैं बस खाना। जाओ यहाँ से। अपनी माँ से कहना गरीब लोग जितनी औकात में रहें उतना ही अच्छा होता है। खुद तो दिन भर दूसरों के घरों में काम करती फिरती है और बेटी को यहाँ दावत उड़ाने भेज दिया। गुड़िया डर और अपमान से कांपने लगती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो अपना गाल पकड़कर वहां से भाग जाती है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में उस मासूम के हाथों से खाना तक छीन लिया गया। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे भूख लगी थी। जैसे ही गुड़िया घर पहुंचती है, उसकी सिसकियां सुनकर सीता की नींद खुल जाती है। वो घबराकर उठती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गुड़िया के लाल पड़े गाल और आंसुओं से सूजी हुई आंखों पर पड़ती है, उसका दिल बैठ जाता है। क्या हुआ बेटी? तुम इतनी रो क्यों रही हो? किसने मारा तुम्हें? बताओ, आखिर हुआ क्या है? गुड़िया रोते रोते हिचकियों के बीच सीता को सारी बात बताती है। कैसे वो जमींदार के घर गई थी, कैसे उसने खाने की एक प्लेट ली थी और फिर कैसे जमींदारिन ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार मार कर वहां से भगा दिया था। मुझे माफ कर दे बेटी। अगर तेरी माँ इतनी मजबूर न होती तो तुझे ये दिन कभी न देखना पड़ता। गुड़िया की एक एक बात सुनकर सीता की रूह रूह तक कांप उठी। लेकिन उस दिन उस बेचारी विधवा के हाथ में कुछ भी नहीं था। वो बस अपनी मासूम बेटी को समझाकर मन ही मन आंसू बहाती रह गई। और इसके बाद माँ बेटी चुपचाप अपने बिस्तर पर चली गई और कब उनकी आंख लग गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह है। कल की घटना से सीता का मन अब भी भारी था। फिर भी वह रोज की तरह काम पर निकल पड़ी। सीता रास्ते से जा ही रही थी कि तभी उसे थोड़ी दूर लोगों की भीड़ दिखाई दी। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आखिर हुआ क्या है? वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है। भीड़ के बीच पहुंचकर वो देखती है कि एक बीमार और बेसहारा औरत जमीन पर बैठी हुई है। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था।
कोई मेरी मदद कर दो। अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा। प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम कर दो। लेकिन वहां खड़े लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे पागल, मनहूस और बेकार समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। सीता से उस औरत का दर्द देखा नहीं गया। वो तुरंत उसके पास जाकर बैठ जाती है। बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मेरी मदद करो, कृपा करके मेरी मदद करो। तुम घबराओ मत बहन। चलो, तुम मेरे साथ चलो। पहले मेरे घर चलते हैं। जिस औरत को पूरा गांव ठुकरा रहा था, उसे वो बेचारी विधवा कुछ ही देर बाद अपने घर ले आई। वो उसे बिस्तर पर लिटाती है और उसके सिर पर गीला कपड़ा रख देती है। लो बहन, थोड़ा आराम कर लो। बीमार औरत पहली बार चैन की सांस लेती है और फिर वह असहाय विधवा पूरे दिन उस अजनबी औरत की देखभाल में लगी रहती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सीता घर में बची हुई रोटियां और प्याज लेकर आती है और झिझकते हुए उन्हें उस औरत के सामने रख देती है। बहन, ये खा लो। मेरे घर में अभी बस यही बचा था। तुम्हें इससे बेहतर कुछ न दे सकी। इसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे नहीं बहन, तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, अपने हिस्से का खाना तक दे दिया। मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ा एहसान है। मौसी, आप जल्दी से खाना खा लो और ठीक हो जाओ। फिर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। गुड़िया की आंखों में भूख साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो उसे बड़ी ही मासूमियत से छुपा रही थी। इसके बाद वह औरत खाना खाती है और फिर वो तीनों सो जाते हैं। सुबह वहां सिर्फ 2 ही लोग थे। वो अजनबी औरत अब वहां नहीं थी। अरे, वो बीमार औरत कहाँ चली गई? वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वो औरत कहीं नजर नहीं आती। और ये लालटेन यहाँ कहाँ से आ गई? तभी गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मी, मम्मी, वो मौसी कहाँ है? पता नहीं बेटी, शायद अपने घर चली गई होंगी। सीता कुछ पल उस लालटेन को देखती है, फिर उसे एक कोने में रख देती है। जो भी हो, छोड़ो ये सब। मुझे अब काम पर जाना चाहिए। उस मासूम विधवा ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि घर का सारा खाना खत्म हो चुका था और उसकी नन्ही सी गुड़िया भी पिछले 2 दिनों से ढंग से कुछ नहीं खा पाई थी। कुछ ही देर बाद सीता जमींदार के घर पहुंच जाती है। भंडारे की रौनक खत्म हो चुकी थी। जमींदार साहब और उनका बेटा शहर लौट चुके थे। जैसे ही सीता अंदर जाती है, जमींदारिन की नजर उस पर पड़ जाती है। आ गई महारानी। कल कहाँ थी तू? काम पर क्यों नहीं आई? मालकिन, रास्ते में एक बीमार और बेसहारा औरत मिली थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, इसीलिए मैं उसे अपने घर ले गई थी और पूरे दिन उसकी सेवा करती रही। क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? मिल गया कुछ उसकी सेवा करके? दुनिया भर का ठेका ले रखा है क्या तुमने? चलो, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाकर काम करो। जी मालकिन, मैं अभी जाकर कर देती हूँ। सीता तुरंत काम में लग जाती है। वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है, फिर पोछा करती है, बर्तन साफ करती है और देखते ही देखते घर का सारा काम निपटा देती है। काम करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन सीता के मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी बेटी की भूख की। अब घर जाने का समय हो चुका था। सीता धीरे धीरे जमींदारिन के पास जाती है। मालकिन, कुछ खाने के लिए दे दीजिए।
आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मालकिन, मुझसे क्या गलती हो गई? क्योंकि कल तुम काम पर नहीं आई थी और यही तुम्हारी सजा है। मालकिन, मेरी बेटी 2 दिनों से भूखी है। कृपा करके थोड़ा सा खाना दे दीजिए। भगवान आपका भला करेंगे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। सीता बहुत देर तक गिड़गिड़ाती रही, लेकिन जमींदारिन का दिल नहीं पसीजा। उसने सीता को एक रोटी तक नहीं दी। बेचारी सीता रोते रोते घर की ओर चल पड़ती है। पूरे रास्ते उसके मन में बस एक ही बात घूमती रही। गुड़िया उसकी राह देख रही होगी। उसे यकीन होगा कि उसकी माँ आज उसके लिए खाना लेकर आएगी, लेकिन सीता के हाथ खाली थे। जैसे ही वह घर पहुंचती है, गुड़िया दौड़कर उसके पास आ जाती है। मम्मी, मम्मी, जल्दी खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, मैं कल काम पर नहीं गई थी ना, इसीलिए मालकिन ने आज मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। गुड़िया मासूमियत से अपनी माँ का चेहरा देखने लगती है। दोनों के ही आंखों में आंसू थे। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक, सीता, सीता। कौन कौन बोल रहा है? डरो मत, पहले इस लालटेन को जलाओ। सीता और गुड़िया एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। डरते डरते सीता लालटेन को जला देती है। अब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मांग लो। कृपा करके मेरे और मेरी बेटी के लिए खाना दे दो। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से भरी थालियां प्रकट हो जाती हैं। ये सब देखकर सीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद माँ बेटी पेट भरकर खाना खाती है और फिर चैन की नींद सो जाती है। उस रात के बाद सीता और उसकी नन्ही सी गुड़िया की जिंदगी बदलने लगी। अब उन्हें रोज रोज भूखे पेट सोना नहीं पड़ता था। उसे जो भी चाहिए होता वो लालटेन से मांग लेती। रोटी, चावल, दाल, घर का सारा राशन, सब कुछ उसे आसानी से मिल जाता। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। आज सीता गांव के मंदिर में पूजा करने गई हुई थी। घर पर सिर्फ गुड़िया थी। गुड़िया की नजर बार बार उस लालटेन पर जा रही थी। लालटेन तो माँ की हर बात मान लेती है, तो क्या मेरी बात भी मानेगी? एक बार मांग कर देखती हूँ। गुड़िया लालटेन जला देती है। बोलो गुड़िया, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इस घर में बहुत गर्मी लगती है और मेरी माँ को जमीन पर सोना पड़ता है। क्या हमें एक बड़ा सा अच्छा घर मिल सकता है? इतना कहना था कि तभी पूरा घर हिलने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते वो छोटी सी झोपड़ी एक विशाल महल में बदल गई। कुछ ही देर बाद सीता पूजा करके मंदिर से वापस लौट रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने घर की जगह पर पड़ी, वो वहीं ठिठक कर रह गई। अरे बाप रे, ये मेरा घर कहाँ गया? मम्मी, मम्मी, इधर आओ मम्मी। सीता तेज कदमों से उसके पास जाती है। गुड़िया, ये हमारा घर इतना बड़ा महल कैसे बन गया? मम्मी, मैंने लालटेन से मांगा था और फिर हमारा घर ऐसा बन गया। सीता कुछ पल तक बस घर को देखती रह जाती है। कुछ दिन पहले यही माँ बेटी एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही थी और आज उनके सिर पर एक अच्छा घर था। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन इस पूरे हफ्ते में सीता एक बार भी जमींदारिन के घर काम करने नहीं गई। उधर जमींदारिन बेचैन होकर टहल रही थी। उसे बस एक ही बात सता रही थी।
अरे आज 1 हफ्ता हो गया, वो रांड सीता काम पर क्यों नहीं आ रही है? वो गुस्से में अपने नौकर को आवाज लगाती है। रामू, अरे ओ रामू, रामू कहाँ मर गए? तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आता है। जी मालकिन, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? जाकर पता लगा वो सीता काम पर क्यों नहीं आ रही है, और सुन, जल्दी लौट कर आना। जी मालकिन, मैं अभी जाके आता हूँ। नौकर तुरंत सीता के घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो सीता के घर के पास पहुंचता है, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? नहीं, अरे यहीं पर तो सीता का घर था। नौकर धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है और अंदर झांकता है। सीता और गुड़िया आराम से बैठे थे और उनके सामने फलों की टोकरी रखी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले तक तो इनके पास खाने को रोटी नहीं थी, और आज ये फल खा रहे हैं। नौकर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो घबराकर वहां से भागने लगता है। जरूर कुछ गड़बड़ है, इतनी जल्दी कोई इतना अमीर नहीं बन सकता। पक्का कुछ राज है। कुछ ही देर बाद वो हांफता हुआ जमींदारिन के पास पहुंचता है। क्या हुआ? सीता के बारे में कुछ पता चला? मालकिन, जो मैंने देखा है उस पर आपको यकीन नहीं होगा। पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बता। मालकिन, सीता की झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं रही, वो एक बड़े घर में बदल गई है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 1 हफ्ते में कोई झोपड़ी से अमीर बन जाता है? मैं सच कह रहा हूं मालकिन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो दोनों आराम से बैठकर फल खा रही थी। चुप कर, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? जरूर किसी और का घर देख के आ गया होगा। नहीं मालकिन, मैं गलत नहीं हूं। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद जाके देख लीजिए। नौकर ने बहुत समझाया, लेकिन जमींदारिन को यकीन नहीं हुआ। आखिरकार जमींदारिन खुद देखने चल पड़ती है। वो गुस्से में घर से बाहर निकलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस औरत को कुछ दिन पहले मैंने खाने के लिए गिड़गिड़ाते देखा था, वो अचानक अमीर कैसे बन सकती है? मुझे लगता है ये नौकर सठिया गया है, साला। बड़बड़ाते हुए जमींदारिन जैसे ही सीता के घर के पास पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक पल भी नहीं रुकती और तुरंत सीता के महल जैसे घर के अंदर घुस जाती है। अरे मालकिन, आप यहाँ? हाँ सीता, तुम 1 हफ्ते से काम पर नहीं आई, तो मैंने सोचा कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गई, बस इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछने चली आई। नहीं मालकिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जमींदारिन मीठी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी घर के हर कोने पर घूम रही थी। जमींदारिन कुछ देर तक घर को देखती रहती है, लेकिन फिर उससे रहा नहीं जाता। अरे सीता, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? तुम्हारा घर इतना बड़ा कैसे बन गया? ये सब आखिर हुआ कैसे? मालकिन, आपको याद है ना, मैंने आपको उस बीमार और बेसहारा औरत के बारे में बताया था, जिसकी मैंने रास्ते में मदद की थी। उसी औरत ने जाते जाते मेरे घर में एक लालटेन छोड़ दी थी, और तब से मैं जो भी उससे मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। अच्छा, तो ये बात है। खैर सीता, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी घर पे बहुत काम है। ठीक है मालकिन। लेकिन जैसे ही जमींदारिन वहां से निकली, उसके मन में लालच जाग चुका था। रास्ते भर वो बड़बड़ाती रही।
तो ये लालटेन है उसकी अमीरी का राज। अगर वो लालटेन मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे इलाके की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। ऐसी चीज उस सीता के पास नहीं, मेरे पास होनी चाहिए। कुछ ही देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। अरे ओ रामू! रामू दौड़ता हुआ आता है। जी मालकिन। अब मुझे पता चल गया है सीता इतनी अमीर कैसे बनी। कैसे मालकिन? उसे ये सब उस जादुई लालटेन से मिला है जो अभी भी उसके पास है। ओह, अच्छा, तो ये उसकी अमीरी का राज है। सुन रामू, आज रात हम वो लालटेन चुरा लाएंगे। क्या? चुरा लाएंगे? हाँ, और फिर देखना हमारे पास दौलत ही दौलत होगी। धीरे धीरे शाम ढल गई और फिर रात के लगभग 10 बज गए। उधर सीता और उसकी नन्ही सी गुड़िया गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन इधर जमींदारिन की आंखों में नींद नहीं, लालच भरा हुआ था। जमींदारिन अपने नौकर रामू को साथ लेकर चुपके से सीता के घर पहुंच जाती है। रामू, ध्यान से, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। जी मालकिन। रामू दबे पांव घर के अंदर जाता है। वो एक नजर सोती हुई सीता और गुड़िया पर डालता है, फिर धीरे से लालटेन उठाता है और बिना कोई आवाज किए बाहर निकल आता है। मालकिन, लालटेन मिल गई। बहुत बढ़िया रामू, चलो पहले घर चलते हैं। दोनों डरते डरते जैसे तैसे अपने घर पहुंच गए। उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें देख न ले। घर पहुंचते ही जमींदारिन ने लालटेन अपने सामने रख दी। अब देखती हूँ इस लालटेन में कितना दम है। वो तुरंत लालटेन जला देती है। अचानक कमरे में एक चमक फैल जाती है। बोलो अजनबी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे मोती चाहिए, दुनिया की सारी दौलत चाहिए। इतना कहते ही उसके सामने सोने चांदी और कीमती गहनों का ढेर लग जाता है। अरे मालकिन, ये तो सचमुच जादुई है। रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन जमींदारिन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जमींदारिन कुछ पल सोचती है, तभी उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आती है। जब ये लालटेन हर बात मान लेती है तो क्यों ना सीता को फिर से गरीब बना दिया जाए। बहुत घमंड दिखा रही थी मेरे सामने। सुनो लालटेन, सीता का जो बड़ा घर है उसे फिर से झोपड़ी बना दो और उसकी सारी दौलत मिट्टी में बदल दो। इतना कहना था कि अचानक पूरा घर हिलने लगा। अरे मालकिन, ये क्या हो रहा है? घबराओ मत, लगता है सीता का घर मिट रहा है। देखते ही देखते जमींदारिन का पूरा आलीशान घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया और उसकी सारी दौलत मिट्टी बनकर बिखर गई। उसी समय लालटेन से फिर आवाज सुनाई दी। जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक बेसहारा की मदद की, तुम उसी का बुरा चाहती हो? मैं दया का सम्मान करती हूँ, लालच का नहीं। अब तुम मुझसे चाहे जो मांगो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। जिसने मेरी मदद की, मैं उसके पास वापस जा रही हूँ। अब तुम यहीं इस गरीबी में सड़ते रहो, तभी तुम्हें एहसास होगा कि भूख, मजबूरी और गरीबी का दर्द क्या होता है। इतना कहकर लालटेन एक चमक के साथ गायब हो गई। जमींदारिन और रामू बस देखते रह गए और अगले ही पल वो वापस सीता के घर पहुंच गई, जहां सीता और उसकी नन्ही गुड़िया चैन की नींद सो रही थी। और इस तरह
उस दयालु विधवा को उसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिला, जबकि लालच करने वालों और उसका बुरा चाहने वालों को गरीबी, दुख और अपने कर्मों की सजा मिली। क्योंकि भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ उन्हीं का देते हैं जिनका दिल साफ होता है।